गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम गद्य शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जानेंगे कि गद्य किसे कहते हैं। मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य होती है। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य जब अपनी कोई भी अभिव्यक्ति करता है तो वह मुख्यतः गद्य के माध्यम से ही करता है, क्योंकि हम पद्य के माध्यम से अभिव्यक्ति करने में उतने सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए सामान्यतः व्यक्ति गद्य के माध्यम से ही आत्म अभिव्यक्ति करता है। डियर स्टूडेंट्स, गद्य साहित्य की एक मुख्य विधा है। आचार्य दंडी ने गद्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस रचना छंद में गुण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ। उसके पहले हिंदी में गद्य बहुत ही थोड़ा सा और जो कुछ भी था वह ब्रज भाषा में ही था। जन्म के उपरांत आधुनिक गद्य के विकास की गति 50 वर्ष तक अत्यंत मंद रही, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य के क्षेत्र में अवितरित होने पर उसकी धारा में वेगपूर्ण प्रवाह आ गया। कहानी, उपन्यास, निबंध आदि लेखन गद्य के अंतर्गत ही आते हैं। और हम कह सकते हैं कि मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप ही गद्य। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्रों की विचार शक्ति में वृद्धि हो सके और वे अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें तथा विभिन्न साहित्यकारों द्वारा व्यक्त विचारों को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गद्य शिक्षण एक प्रभावी साधन है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य, छात्रों को सुंदर गद्यात्मक उद्धरणों के संकलन की प्रेरणा देना। तीसरा उद्देश्य, छात्रों को मौन पठन की कला में दक्ष बनाना। चौथा उद्देश्य, छात्रों को मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना। डियर स्टूडेंट्स, जब छात्र गद्य शिक्षण में निपुण हो जाएंगे तभी वह मौखिक एवं लिखित रूप से अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो सकते हैं। अगला उद्देश्य है छात्रों की कल्पना, बोध, निरीक्षण तथा विवेचना शक्तियों को विकसित करना। जब छात्र गद्य शिक्षण कर लेगा या गद्य शिक्षण में निपुण हो जाएगा तो वह अपनी आत्म अभिव्यक्ति करने में भी सक्षम हो जाएगा। जब स्टूडेंट्स आत्म अभिव्यक्ति करना प्रारंभ कर देगा तो उस दौरान वह उसकी कल्पना शक्ति, बोधगम्यता, निरीक्षण करने की शक्ति और विवेचना करने की शक्ति का विकास संभव है। अगला उद्देश्य गद्य शिक्षण का छात्रों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। छात्रों के मध्य गद्य शिक्षण कराने के बाद छात्र की सोचने समझने की शक्तियों का विकास हो जाता है, जिसके अंतर्गत वह रचनात्मक रूप से किसी भी छोटे लेख का सृजन खुद कर सकता है। अगला उद्देश्य है छात्रों में मानसिक, बौद्धिक एवं तार्किक शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट, छात्रों को गद्य साहित्य की समीक्षा करने के योग्य बना। तो डियर स्टूडेंट्स, गद्य शिक्षण के उद्देश्य जो मुख्य हैं जिनको आप सरलता से याद कर सकते हैं, उनमें से यही है कि मौन पठन कला में दक्ष बनाना, मौखिक लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना, कल्पना, बोध, निरीक्षण तथा विवेचना शक्तियों को विकसित करना, मानसिक, बौद्धिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना और गद्य साहित्य की समीक्षा करने के
योग्य बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य होंगे लगभग पद्य शिक्षण के उद्देश्य भी समान ही होंगे। इसलिए जब हम पद्य शिक्षण का अध्ययन करेंगे उस दौरान आप देखेंगे कि दोनों में लगभग समानता ही देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे कि गद्य शिक्षण के अंग कितने हैं। तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत हम इसके 3 अंगों को देखते हैं। पहला है वाचन, दूसरा है व्याख्या गद्य और तीसरा है विचार विश्लेषण। अब हम देखते हैं कि वाचन किसे कहते हैं। गद्य शिक्षण के अंग में वाचन के अंतर्गत क्या है। शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ गद्यांश के सस्वर वाचन को आदर्श पाठ कहा जाता है। यह आदर्श वाचन इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया जा सके जिसका अनुकरण विद्यार्थी करें और उच्चारण संबंधी कोई अशुद्धियाँ उनसे न हो पाएँ। इसलिए गद्य शिक्षण के अंतर्गत वाचन इसका पहला बिंदु कहलाता है। दूसरा बिंदु है व्याख्या। गद्य पाठ में शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों और वाक्यों की व्याख्या करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि गद्य पाठ करते समय यदि आप शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का अध्ययन स्पष्ट रूप से या व्याख्या स्पष्ट रूप से अगर आप नहीं कराते, तब तक छात्र उस गद्य का जिसका वह अध्ययन कर रहे हैं उसका वह रसास्वादन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। अतः व्याख्या करना गद्य शिक्षा का एक आवश्यक अंग बन जाता है। शब्दों की व्याख्या करने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है: उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि एवं स्पष्टीकरण विधि। अब हम देखते हैं कि उद्बोधन विधि कैसे कहते हैं। इस विधि के अनुसार बालक प्रत्येक कठिन शब्द का अर्थ स्वयं न बताकर विभिन्न प्रणालियों द्वारा उद्बोधित करता है। ऐसा करने के लिए शिक्षक कुछ दृश्य साधनों का प्रयोग कर सकता है, जैसे प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन द्वारा अथवा प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, मॉडल, चित्र, रेखाकृत एवं मानचित्रों के द्वारा उद्बोधन करा सकता है। अगला है स्पष्टीकरण विधि। यदि शब्द का अर्थ उपरोक्त विधियों से उद्बोधित न हो सके तो स्पष्टीकरण द्वारा विद्यार्थियों को स्पष्ट किया जाता है, जैसे व्युत्पत्ति बताना कि श्रमजीवी शब्द श्रम से बना है। विलोम शब्द द्वारा भी अर्थ समझाया जा सकता है और सहकारिता के सिद्धांत अनुसार शब्द का संबंध स्थापित किया जा सकता है। तीसरी विधि है विचार विश्लेषण। गद्य पाठ का मुख्य उद्देश्य है भाषा ज्ञान में वृद्धि करना और विचार ग्रहण करना। वाचन और व्याख्या द्वारा बालक के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, किंतु विचार विश्लेषण द्वारा विचार ग्रहण करने में बालक को समर्थ बनाना अति आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के पाठों के विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। लेख संबंधी प्रश्न पूछकर अध्यापक पूरे गद्यांश का विचार विश्लेषण क्रमानुसार करवा सकता है। विचारों को क्रमबद्ध रूप में विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर द्वारा निकलवाना चाहिए। दृष्टांत तथा उदाहरणों द्वारा जटिल विचारों को स्पष्टीकरण के माध्यम से सरल बनाया जा सकता है। लेखक का संक्षिप्त परिचय देकर लेख में आए नवीन विचारों का संबंध बालक के पूर्वार्जित ज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसके माध्यम से गद्य शिक्षण पूर्वक कराया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि गद्य शिक्षण किसे कहते हैं, गद्य शिक्षण के उद्देश्य तथा गद्य शिक्षण के प्रमुख अंगों को आपने पढ़ा। अगले वीडियो में हम गद्य शिक्षण की विधियों और गद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।